तो आज हम लोग आर्यों के राजनीतिक जीवन पे चर्चा करेंगे। इसको भी हम लोग उसी तरह से चर्चा करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग सबसे पहले इसको दो भाग में बांट देते हैं। पहला तुम्हारा ऋग्वेदिक आर्य, दूसरा उत्तरवेदिक आर्य, दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं। तो ऋग्वेदिक आर्य के राजनीतिक जीवन को समझने के लिए कुछ पहलुओं पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जैसे कि सबसे पहले तो ये कंसेप्ट रखना होगा पास में कि इस समय तक अभी तक कोई क्षेत्रीय आधार स्पष्ट नहीं हो पाया था। राजा जैसे पद भी जो है ना वो स्पष्ट नहीं थे, और राजा जो है ना सीधे वो कबीला से जुड़े हुए थे, माने एक कबीलाई ढांचे के अंतर्गत राजा होते थे। तो जब हम कबीला की बात करते हैं तो एक बात स्पष्ट चीज नजर आती है कि कबीला इसका मतलब है वो लड़ाकू प्रवृत्ति। चूंकि कबीला की बात कर रहे हैं तो कबीलाई ढांचे के अंतर्गत देखते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो पशुपालक होती है। तो दो बात सामने निकल के आई, कबीला के अंतर्गत एक लड़ाकू प्रवृत्ति और एक पशुपालक या पशुचारण व्यवस्था। अब दोनों में कोरिलेशन जब हम करते हैं तो देखते हैं कि एक दूसरे के ये पूरक है। कैसे? तो इस चीज को समझने के लिए तुम हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि वैदिक काल में गायों की विशेष महत्ता थी, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। और इस हेतु गवेष्टि शब्द का प्रयोग किया गया ऋग्वेद में। और गवेष्टि का मतलब होता है गायों की गवेषणा करना, खोज करना। तो राजा जो थे इस समय, वो राजा का कार्य था इस समय युद्ध की आवश्यकता के अनुरूप जो है वो अपने आप को ढाल देते हैं। तो यहाँ जो लड़ाकू प्रवृत्ति से तात्पर्य ये हो गया कि ये युद्ध पर क्यों होता था, तो गायों की खोज के लिए। क्लियर? चूंकि राजा को इस समय इस काल में जनस्य गोपा कहते थे, तो इसके पीछे भी एक लॉजिक दे सकते हैं कि जन का मतलब लोग और गोपा का मतलब गाय। तो राजा जो थे वो लोग, जन और गायों की रक्षा करने वाला था, और गाय का अभिप्राय ही हो गया युद्ध। क्लियर हो गया? दूसरा बात यहाँ पे उभर के सामने आती है कि इस काल में कोई विस्तृत प्रशासनिक तंत्र नहीं था, उसका सर्वथा अभाव हम देखते हैं। अब चूंकि प्रशासनिक तंत्र नहीं था तो आधिकारिक तंत्र भी अभाव होगा। बहुत कम अधिकारी के नाम सुनते हैं, फिर भी सेना व्यवस्था भी उस तरह का था नहीं। छोटे छोटे समूह में लड़ते थे तो उसमें सेना की आवश्यकता तो होगी नहीं। अधिशेष भी नहीं, अधिशेष उत्पादन नहीं था। लोग को जितनी आवश्यकता थी उतना ही वो उत्पादन करते थे, और राजा को कभी कभी स्वेच्छा से जो है, कर तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन बलि की चर्चा आती है, बलि के रूप में कुछ दिया जाता था, स्वेच्छा से हो गई। तो करारोपण प्रणाली का भी विकास इस काल में नहीं हो पाया था, जिसके कारण से प्रशासनिक तंत्र विकसित नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ दो संस्था का नाम सुनते हैं, प्रजापति और सभा और समिति। तो हम लोग जानते हैं ना कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, और इस सभा और समिति के माध्यम से जो है राजा पे अंकुश रखा जाता था। सभा जो है वो बुजुर्गों की संस्था थी, थोड़ी निष्क्रिय थी। बुजुर्ग की बात कर रहे हैं तो निष्क्रिय हो गई। और समिति जो थी वो एक आम सभा के रूप में थी, एक आम आदमियों की सभा थी वो। इसके अलावा भी एक संस्था का नाम हम लोग यहाँ देखते हैं, विदत्त। तो विदत्त भी एक संस्था थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसमें स्त्रियों
को सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। और हम लोग ये जानते हैं कि वैदिक काल में जो है स्त्रियों की दशा बहुत ही अच्छी थी, और समूचे प्राचीन भारत से लेकर के आधुनिक काल तक हम स्त्रियों की दशा के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण तत्व है इतिहास का। दूसरी ओर जब हम देखते हैं उत्तर वैदिक आर्य का राजनीतिक जीवन, तो अब कबायली संगठनों में दरार पड़ने लगा, कबीले एक दूसरे में विलीन होने लगे, और विलीन होकर के अब क्षेत्रीय आधार उसका काफी ज्यादा विस्तृत हो गया। अब जन से वो जनपद कर रहा है। अब युद्ध गायों के लिए नहीं होता था, अब युद्ध क्षेत्र के लिए होने लगा, और जब क्षेत्र के लिए होने लगा तो अधिशेष उत्पादन भी बढ़ गया। और अधिशेष उत्पादन बढ़ने का कारण था कि उस समय लोहे का प्रयोग भी होने लगा था, और जब ये अधिशेष उत्पादन बढ़ा तो निश्चित रूप से करारोपण प्रणाली का शुरुआत होगा, विकसित हुआ। और करारोपण प्रणाली को संभालने के लिए एक विस्तृत प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होगी, जिसके लिए अधिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हुई होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का राजनीतिक जीवन में थोड़ा फैलाव हुआ, एक विकसित प्रशासनिक तंत्र की अवधारणा आई, रक्त संबंध भी अब टूटने लगा था। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रशासनिक तंत्र में जो है अनार्य का भी प्रवेश हो रहा था, रक्त संबंध टूट रहा था। राजा अब एकाराट जैसे उपाधि प्राप्त कर रहा था, राजतंत्र की अवधारणा आ गई थी। इसकी पुष्टि अत्रेय ब्राह्मण से भी हो जाती है। राजपद अब यज्ञ से जुड़ गया था। ठीक है, क्यों जुड़ा यज्ञ से? यज्ञ से जोड़ने का इसका क्या कारण था? तो इससे क्या हुआ, राजपद को जो है शक्ति मिला, प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ, राजा का मान बढ़ा। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कहेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राज्य के स्वरूप पहले की तुलना में और अधिक स्पष्ट हो गए। क्लियर? तो अगला चर्चा जो है हम लोग का सामाजिक या आर्थिक जीवन पे कर लेंगे।